जैसे ही बर्थ लेता है ना, उस समय जो फर्स्ट रेज पड़ती हैं उसके ऊपर, वो उसकी एक स्टार्ट ऑफ जर्नी का एक छाप बन जाती है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे ये मदर टंग है, ये हमने हमारी माता जी का बनाया हुआ भोजन है, तो जैसे वो ही अच्छा लगता है सारी जिंदगी। तो इसी तरह से जो ग्रह नक्षत्र हमारे जन्म के समय में होते हैं, वो हमारे ऊपर एक छाप छोड़ देते हैं। 7th हाउस पे दृष्टि हो, उच्च के शनि की दृष्टि हो, तो डेफिनेटली वो जो है शादी में विघ्न आती है। शनि से इसलिए थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये छीन भी सकते हैं, दे भी सकते हैं और छीन भी सकते हैं। राशियां बदली तो छिन जाएगा। हाँ, अच्छी राशि में आए तो बन जाएगा। हाँ, मंत्र सिद्धि से जो है ना, ये मंत्र सिद्धि का मतलब ये है कि अगर जब आप कोई किसी मंत्र का जाप 43 दिन तक करते हैं तो मंत्र आपको वो कहते हैं कि सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो आपकी जबान पे आ जाता है और फिर आपको अपने आप बिना बोले वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। अगर आपने कोई लोन ले लिया है, लोन नहीं चुक रहा है, तो भी 12मुखी पहनना होगा, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी 12मुखी पहनना होगा, ये फिक्स है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि हमारे साथ इस एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट में सीधे जुड़ रहे हैं अरुण बंसल सर। इसलिए खास है क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष विद्या की बात करें, तो इंडिया में उसको पहली बार सॉफ्टवेयर से जोड़ने वाले सर ही हैं। बहुत समय पहले ही उन्होंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी का संगम कर दिया था। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज स्पीकिंग ट्री को आपने समय दिया कि हम आपसे एस्ट्रोलॉजी के तमाम विषयों पर, तमाम सब्जेक्ट्स पर बात करें। तो बहुत बहुत थैंक यू। इट्स माय प्लेजर टू बी विद द स्पीकिंग ट्री। सर, हमारी ऑडियंस को अभी तक समझ आ गया होगा कि आज का बहुत स्पेशल ये पूरा पॉडकास्ट है। तो सबसे पहले मैं आपकी ना जर्नी जानना चाहती हूँ कि कैसे एक सॉफ्टवेयर की फील्ड में आपने एस्ट्रोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा दिया। आप शायद फिज़िक्स से एमएससी कर रहे थे, उसके बाद आपने ठाना कि अरे मैं एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करूँगा। टिपिकल मैथ के, टिपिकल साइंस के बैकग्राउंड से आने के बाद कैसे एस्ट्रोलॉजी में आपकी ये रुचि बढ़ गई? देखिए, इट वाज ए चांस। ओके। पहले तो मैंने एमएससी फिज़िक्स में केएम कॉलेज से किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर इसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस एमफिल और पीएचडी मैंने जेएनयू से की। राइट। एंड आई वाज देयर टिल 1981। ओके। तो 1981 में जब लास्ट ईयर था मेरा पीएचडी का, तो उस समय मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। Okay. और सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर टेस्ट जो किया वो जेएनयू के कंप्यूटर पर ही टेस्ट किया। और इसकी जर्नी इस तरह से शुरू हुई कि एचसीएल वालों ने एक फ्लोट किया था ऑफ़र कि दे वांटेड टू गेट सम सॉफ्टवेयर मेड ऑन देयर कंप्यूटर टू सेल कंप्यूटर्स विद द सॉफ्टवेयर। एक कंबाइंड यूनिट बेची जाए कि मतलब हमारा सिस्टम खरीदो और हम आपको फ्री में सॉफ्टवेयर देंगे। या फ्री में देंगे या पेड देंगे, जो भी था। तो उन्होंने ये फ्लोट किया था। तो तब कोई डेवलप करने वाले लोग थे नहीं उस समय, तो आई वाज कॉल्ड फॉर दैट पर्पस। तब मैंने ये सॉफ्टवेयर का चैलेंज लिया था। और सबसे पहले तो पहला सॉफ्टवेयर तो लगभग 2 महीने में हमने डेवलप किया था। और बेसिक सॉफ्टवेयर था, वो काफ़ी बेसिक था आज के हिसाब से देखा जाए तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर उससे जन्म कुंडली और दशा वगैरह आ जाती थी। छोटी सी प्रेडिक्शन आ जाती थी, रीडिंग आ जाती थी, एक ग्रह की एनालिसिस आ जाती थी। तो ये सॉफ्टवेयर था। तो ये हमने 2 महीने में सॉफ्टवेयर डेवलप किया था 1981 में। फिर उसका जो है प्रगति मैदान में IITF में इसको लॉन्च किया गया। और वहाँ पर ये इसकी लॉन्चिंग बहुत ही पॉजिटिव रही, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही। तो उसको देखते हुए फिर ये मेरे मन में आया कि क्यों नहीं हमें इसी सॉफ्टवेयर के उसमें बिजनेस में जाना चाहिए, क्यों नहीं इसको डेवलप करना चाहिए। HCL ने तो इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया फॉर सम रीज़न, लेकिन हमने इसको कैच कर लिया। तो हमने फिर इसको आगे डेवलप किया। फिर आगे थोड़े टाइम बाद फिर पहले तो हमने HCL पर ही करते रहे इसको। फिर इसके बाद हम थोड़े टाइम बाद जो है PCs आ गए 1985 में। जी। तब PCs आने के बाद हमारा एक नया स्टार्टअप हुआ। इसमें एक प्रॉपर
वे में हमने फिर इसको दोबारा से स्टार्ट किया। तो उस डेवलपमेंट जो किया था HCL में, तो हमने बेसिक का लैंग्वेज थी उसमें किया था। तो लेकिन फिर हमने जो PCs में आए तो फिर दोबारा दूसरी लैंग्वेज में डेवलप किया, तो वहाँ पे फोर्ट्रान लैंग्वेज में डेवलप किया इसको। क्योंकि उस समय ज़्यादा लैंग्वेजेस थी ही नहीं, तो इस डेवलप किया। काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, साल तो लगा इसे डेवलप करने में, लेकिन इसके बाद काफ़ी अच्छा इससे प्रोग्रेस भी हुई, कमाई भी हुई। और जब से हमने फिर 1987 में फ्यूचर पॉइंट करके कंपनी बनाई जी जी, और वो कंपनी आज भी चल रही है। हाँ जी सर, सब जानते हैं फ्यूचर पॉइंट के बारे में। हाँ। तो सर इसमें मेरा एक, आपकी सारी जर्नी सुनने के बाद मुझे एक सवाल मन में आया कि जो ट्रेडिशनल कुंडली होती है, जो मेरी भी बनी हुई है, पंडित जी ने, जो उस वक्त के सबसे अच्छे पंडित जी थे, उन्होंने बनाई थी, पूरी एक पत्रिका बना के दी थी, क्या वो सटीक होती है? क्या कैलकुलेशन हाथ से और पंचांगों से, क्योंकि वो डेट और नक्षत्र ये सब तो हेल्प लेते हैं पंचांगों की, वो क्या एक्यूरेट होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पंचांग ही जो है वही सटीक नहीं होते हैं। जो हाथ के बने हुए पहले पंचांग आते थे, उनमें सूर्य सिद्धांत से गणना होती थी। जी जी। तो उसमें जो एक्यूरेट कैलकुलेशन अगर चंद्रमा की देखते हैं तो वो 3 डिग्री ऑफ होती है, और मरकरी की देखते हैं तो वो 6 डिग्री तक ऑफ होती है। अच्छा अच्छा। बाकी प्लैनेट्स की भी कुछ आधा डिग्री, चौथाई डिग्री इस तरह से ऑफ रहती है। तो उनमें इतना अंतर रहता है, तो उसमें सटीकता तो पंचांग में ही नहीं है, तो पत्री बनने में कैसे आएगी सटीकता? और वो सटीकता जो उसमें भी फिर भी क्या है, जो इंटरपोलेशंस वगैरह करने पड़ते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो उतनी एक्यूरेटली हाथ से नहीं हो पाते। तो उनके लिए टेबल्स बनाई हुई हैं, बहुत सारी टेबल्स को यूज़ करके करते हैं, लेकिन फिर भी वो मिनट तक की एक्यूरेसी की कोशिश की जाती है, लेकिन डिग्री तक की एक्यूरेसी तो आ जाती है उसमें। तो कंप्यूटर में तो सेकंड की एक्यूरेसी क्या, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड की एक्यूरेसी रहती है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी को तो कम मैनुअली बीट नहीं कर सकते। राइट। जनरली सर जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो कैलकुलेशन बेस्ड नॉलेज रखते हैं, उनका एक सवाल होता है कि कोई सेलेस्टियल बॉडी या कोई ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये लाइफ पे कैसे असर डाल सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग पे उसका कैसे असर हो सकता है, और पर्टिकुलरली कि आपके पे अलग असर हो, आपके पे अलग असर हो, आपके पे अलग असर हो, ये इस बात का जवाब आपको मिला इतनी जर्नी में कभी? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, एक छाप होती है आदमी की, जो कि आदमी बन जाता है, जो जैसे ही बर्थ लेता है ना, उस समय जो फर्स्ट रेज पड़ती हैं उसके ऊपर, वो उसकी एक स्टार्ट ऑफ जर्नी का एक छाप बन जाती है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे ये मदर टंग है, ये हमने हमारी माता जी का बनाया हुआ भोजन है। तो जैसे वो ही अच्छा लगता है सारी ज़िंदगी, चाहे वो कैसे भी, साउथ वाले को साउथ इंडियन खाना अच्छा लगता है और नॉर्थ वाले को नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा लगता है। तो लैंग्वेज भी उसकी वही हो जाती है, हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। तो इसी तरह से वो उसकी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। तो इसी तरह से जो ग्रह नक्षत्र हमारे जन्म के समय में होते हैं, वो हमारे ऊपर एक छाप छोड़ देते हैं कि हमारी नेचर उस तरह से बन जाती है। फिर हमें जो बाकी जो ग्रह जब चलते रहते हैं, उनका जो चेंजेस आते रहते हैं उसमें, तो उनका जो असर पड़ता है वो हमारी बॉडी पे फिर उस तरह से पड़ता है। तो डेफिनेटली उनका असर उसी हिसाब से पड़ता है। कोई मानसिक रूप से थोड़ा वीक होता है तो कोई स्ट्रांग होता है। शनि चंद्रमा इकट्ठे आ गए तो मानसिक रूप से वीक हो गए। राहु चंद्रमा इकट्ठे आ गए तो वीक हो गए। और अगर ये थोड़ा दूर हो गए, या सूर्य से चंद्रमा दूर है, पूर्णिमासी का टाइम है, तो स्ट्रांग हो गया चंद्रमा। अच्छा। तो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो गए। अब देखिए इसका असर कैसे पड़ सकता है। अब ये देख लीजिए कि एक चंद्रमा है सिर्फ, अभी तो और बाकी ग्रहों की बात नहीं करते हम। सिर्फ चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से पूरा जो समुद्र है उसका पूरा पानी का सतह उठ जाती है, ज्वार भाटा आती है। ज्वार भाटा पूरा एक चंद्रमा के कारण है मेनली। सूर्य जो है उसमें थोड़ा सा ऐड करता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐड करता है, लेकिन चंद्रमा जो है एक इतना लेवल डिफरेंस ले आता है, 1-1 मीटर तक का लेवल डिफरेंस आ जाता है पूरे पानी में, और पूरे संसार के समुद्र में आ जाता है। तो एक ग्रह इतनी दूर से वो कहाँ से कर रहा है, कोई रेस तो दिखाई नहीं दे रही उसकी कि कोई
कोई चुंबक तो दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि वो पानी उठ रहा है, लेकिन आता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास भी कॉस्मिक रेज का प्रभाव रहता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और जो कि हम रत्नों के द्वारा हम जिसको कि आकर्षित करते हैं, सोखते हैं और उनको अपने बॉडी में संरचित करते हैं। अच्छा, तो रत्न यहाँ से पिक्चर में आते हैं? यहाँ से पिक्चर में आते हैं क्योंकि उनकी जो कॉस्मिक रेज है उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उनमें, और उनको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में वो प्रवाह करते हैं। तो इस तरह से जिस ग्रह की हमारे भी कमी होती है, जो हमारे लिए शुभ ग्रह है, उस ग्रह का हम रत्न धारण करते हैं। ओके। अच्छा सर, एक बेसिक सवाल जो सबके मन में आता है जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है कि मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी कैसे इम्पैक्ट डालेगी? क्या मुझे ज़रूरत है अपनी कुंडली दिखवाने की? डेफिनेटली ऐसा है। आदमी हर वक्त तो ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ ज़रूरत नहीं है ज्योतिष को के पास जाने की, लेकिन ज़िंदगी में 25 बार ऐसे मौके पड़ते हैं जबकि हम ये सोचते रहते हैं कि हम क्या करें। जैसे कि स्कूल, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद सबसे पहले तो आदमी यही चाहता है कि हमारा जो बच्चा पैदा हो वो स्वस्थ पैदा हो, वो स्वस्थ रहे, है, और कुछ नहीं तो कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो उसी के लिए टाइम निकलवाने के लिए आते हैं सबसे पहले तो, कि ऐसी ग्रह स्थिति कब होगी जो दिखाए, इंडिकेट करे कि हमारे ये जो बच्चा है ये ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा किस शाखा में जाए, साइंस में जाए या आर्ट्स में जाए। उसके लिए हमें ग्रह स्थिति दिखानी पड़ती है, ये किस में इसे ले जाएं जो उसके लिए अच्छा रहेगा। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर शादी अब आ गई। शादी का तो एक ऐसा है कि बिल्कुल ही ब्लाइंड स्पॉट होता है कि हम किससे शादी कर रहे हैं हमें मालूम नहीं कि आगे जाके क्या निकलेगा, बिल्कुल क्या होगा। और उसके साथ तो मैंने तो कई जगह ऐसा भी देखा है कि लव अफेयर्स रहते हैं, कई साल रहते हैं, उसके बाद शादी जब तक तो बहुत बढ़िया रहते हैं, और जैसे ही शादी होती है तो टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो वो उतने साल साथ रहकर भी समझ नहीं पाते आपस में एक दूसरे को कि ये क्या है। तो उसको समझने के लिए मेरे ख्याल से ज्योतिष एक सबसे बढ़िया तरीका है, एक हमारे पास टूल है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये ज्योतिष ये दो लोगों का मन कैसा है, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा है, क्या है, कोई सिमिलैरिटी है कि नहीं है। क्या भाग्य को अल्टर किया जा सकता है ज्योतिष की सहायता से? ज्योतिष में तो यही बोला गया है कि भाग्य को अल्टर करने की प्रयास करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा गया है कि आपके जो कष्ट है उनको दूर कर देना चाहिए, प्रयास पूर्वक दूर कर देना चाहिए। तो कोशिश तो करनी ही चाहिए। अब मेडिसिन लेते हैं उसमें भी तो हम यही कर रहे हैं कि प्रयास पूर्वक हम अपने कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं दवाई लेके, कि अपने रोगों को दूर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली ज्योतिष में भी एक शाखा है, उपाय पद्धति, तो उसके अंदर पूरे यही है कि जो ग्रहों के दोष हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपसे मैं डेफिनेटली ये सवाल पूछना चाहूँगी कि किसी भी लग्न की कुंडली में, चाहे कोई सा भी लग्न हो, मेष से लेकर मीन तक, कौन से ग्रह होते हैं जो मेन आप सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन देख लूं कि ये वाले ग्रह कहाँ बैठे हैं, फिर बाकी ग्रहों पे आऊंगा? सबसे पहले चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि? हाँ। ऐसा क्यों सर? चंद्रमा की पोजीशन बर्थ के टाइम में, उससे हमें पता चलता है 7.5 कब आ रही है। अच्छा। शनि की स्थिति अभी की गोचर की और चंद्रमा की स्थिति बर्थ की, उसको देखते हैं, और लगन को देखते हैं। लगन से भी 7.5 देखी जाती है, चंद्रमा से भी देखी जाती है। अच्छा। तो वो बताता है कि कष्ट के दिन कब थे और कब रहेंगे या कब आने वाले हैं। अच्छा, 2 ग्रह आप मेन देखते हैं? हाँ। इन 2 को ही आपने इतनी वरीयता क्यों दी है, क्योंकि 7.5 क्या इतनी ज़रूरी होती है? देखिए, मनुष्य के जीवन में हमें एक तरह से साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए। प्रेडिक्शन में साइकोलॉजी ये है कि कोई जो कष्ट, अगर थोड़े दिन का कष्ट होता है तो आदमी झेल लेता है उसको, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। इनकी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। महीने भर में दूसरी राशि में चले गए, फिर दूसरी राशि में चले गए, तो कोई भी कष्ट आएगा तो 1 महीने का कष्ट आएगा। लेकिन शनि जो है वो 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो जब वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं तो कोई कष्ट आता है तो 2.5 साल रहता है, 2-2.5 साल रहता है।
तो उसका प्रभाव बहुत लंबा पड़ता है। और वो कष्ट ऐसा कष्ट होता है कि आदमी को एकदम तहस नहस कर देता है। तो उसको आदमी फिर पूरी ज़िंदगी याद रखता है कि वो साल ऐसा आया था कि तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, या फिर ये रहता है कि ऐसा अच्छा साल भी आया था कि जब ये। तो शनि ही जो है मेन करता धरता है। लाइफ के उतार चढ़ाव जो है वो शनि के द्वारा ही पैदा होते हैं, पता चलते हैं। तो शनि सबसे पावरफुल सर किस राशि में होता है, किस हाउस में होता है? पावरफुल तो उच्च राशि में पावरफुल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, पावरफुल हो गया है तो वो हो सकता है खराब हो। अच्छा। तो अभी हमने फिलहाल में ही, मैंने अभी कल परसों एक पत्री आई मेरे पास जी। उसमें वो सप्तम में शनि थे उच्च के, मेष लगन था। तो सप्तम में शनि थे तो पावरफुल, बहुत पावरफुल। बिजनेस उनका बहुत अच्छा चमक रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के। और इतना बढ़िया होते हुए भी, और वो उनकी 40 साल की उम्र हो गई, लेकिन उनको अभी तक जो है उनकी शादी नहीं हुई। और मतलब वो ये भी नहीं कि कोई उन्हें शारीरिक कष्ट हो, कोई मतलब शरीर से भी वो स्वस्थ हैं और बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई लड़की शादी करने के लिए तो तैयार नहीं होती। तो पैसा भी है, शरीर भी है, स्वास्थ्य भी है, फिर भी उनको शादी नहीं हुई। तो ये एक नेगेटिव वो भी है, क्योंकि जीवन साथी के हाउस 7th हाउस होता है, हाउस में, स्पाउस हाउस में बैठ गया शनि। हाउस में शनि उच्च के बैठ गए। जब भी जहाँ पर भी शनि उच्च के बैठ जाएं और 7th हाउस को देखें, हाँ, तो वो ऐसा ही खेल खेलते हैं। अच्छा, कहीं और से भी दृष्टि अगर 7th हाउस को पड़ रही है, दशम भाव में होते मान लीजिए, ऐसा भी दशम भाव वाली भी एग्जाम्पल है मेरे पास। लगन के एग्जाम्पल भी हैं। लगन तो 5th हाउस में से भी ऐसा होता है। तो कहीं से भी हो, 7th हाउस पे दृष्टि हो, उच्च के शनि की दृष्टि हो, तो डेफिनेटली वो जो है शादी में विघ्न आती है। तो उनकी शादी फिर होगी ही नहीं। आपने क्या प्रेडिक्शन किया? उपाय करवाए हैं, शनि के और सप्तमेश के, शुक्र के उपाय करवाए हैं, जिससे कि अगर होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो होने में थोड़ी बाधा तो है ही। और हो भी जाए तो उसके बाद कितनी चलेगी, उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है। तो शनि अगर उच्च के भी हैं, उसमें भी कैलकुलेशन ऐसे रहेगी कि वो किस हाउस में बैठे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के अच्छे फल दे सकते हैं कि, लेकिन ज़रूरी नहीं हर चीज़ के फल अच्छे दें। सर, ये प्रेडिक्शन आप शनि वाला जो कह रहे हैं, उससे मुझे ऐसा समझ आया कि 2 ग्रहों को आप मेन मानते हैं, मून और सैटर्न। तो क्या ये कुछ आपका रिसर्च बेस्ड रहा है कि मैंने लाख पत्रिका देखी है उसके बाद में इस कंक्लूजन पे आया हूं? लाख तो खैर कैसे कहूँ मैं, लेकिन बहुत हजारों में तो पत्रिकाएं देखी होंगी डेफिनेटली। जी। तो और मैं पूरा फोकस इसी पर करता हूँ। शनि मटेरियल गेन के लिए होते हैं क्या? बिल्कुल मटेरियल गेन। मैंने कहीं ऐसा सुना है सर कि अगर शनि आपकी कुंडली के लग्नेश हो या शनि आपके मेन प्लैनेट हो, कारक ग्रह भी हो, अच्छी पोजीशन में भी हो, लेकिन वो जिंदगी को बहुत स्लो कर देते हैं क्योंकि स्लो प्लैनेट है ना। ऐसा होता है? नहीं, ये नहीं है। नहीं, ये मिथ है। जिंदगी से ज्यादा, शनि से ज्यादा फास्ट देने वाला तो कोई प्लैनेट ही नहीं है। जब देने पे आते हैं तो इतनी फास्ट और इतना देते हैं कि वो आदमी को भौचक्का कर देते हैं। कोई केस याद आ रहा है सर आपको जो शनि की कुंडली ही हो, आपने देखी हो और आपने उनकी लाइफ में ऐसे मटेरियल गेन देखे हो? मेरी अपनी कुंडली है। अरे वाह सर, फिर तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप ही कुंडली पे डिस्कस करते हैं। मतलब कि मेरी मेष राशि है जी। और जब मीन में शनि आए तो सारा उन्होंने स्वाहा कर दिया। पहली बात तो पूरा स्वाहा कर दिया एकदम। जैसे 7.5 शुरू हुई तो आई वॉज ओनर ऑफ ए वेरी बिग कंपनी, तो वो सारी आई हैड टू सेल इट आउट फॉर नो मनी। मेष लग्न का होते हुए मीन में जब आए तो फिर जैसे ही वो वृष में जब वो मेष को क्रॉस कर गए, फिर दोबारा सब बनना शुरू हो गया। अच्छा। और फिर जैसे मिथुन में आए तो सब दोबारा से ऐसे ही हो गया जैसे पहले थे। तो ये तो सर अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो अप्स एंड डाउन, हाँ, तो ऐसा है। अब दोबारा मीन में आने वाले हैं। आई होप सर कि अच्छा ही रिजल्ट दें शनि, क्योंकि कर्म भी तो देखते हैं। लेकिन अभी कुंभ में है तो आपके साथ स्पीकिंग ट्री में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। चंद्रमा पे चलते हैं सर, क्योंकि आपने 2 मेन प्लैनेट बताए हैं। मून को आप इतना ज़रूरी क्यों मानते हैं? क्योंकि
मेरे अपने गोचर जो एक्सपीरियंस है में वो गोचर जो है हमें चंद्रमा से ही देखना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी ग्रह का? किसी भी ग्रह का चंद्रमा से तो देखना ही पड़ेगा, लगन से भी देखना होगा, इन दोनों को इंक्लूड करके देखना होगा। चंद्रमा और लगन दो से देखना होगा। कोई भी, चाहे गुरु का गोचर देखते हैं, गुरु भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुरु को जो गोचर जो है वो सिर्फ गुरु करवाने में रहते हैं। करवाने जैसे मतलब? करवाने में मतलब जैसे शादी करवानी है तो गुरु ने संतान करवानी है, करा दी, तो शादी एक जॉब लगवानी है, बस करा देते हैं, करा देते हैं। जीवन भर साथ नहीं देते। तो नहीं वो करवा देते हैं और फिर उसके हिसाब से आगे भी चलाते हैं। अच्छा, चलाते हैं। लेकिन उसमें ये वो उनसे ये डर नहीं रखता ना कि अब ये छीन के ले जाएंगे। अच्छा, शनि से इसलिए थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये छीन भी सकते हैं, दे भी सकते हैं और छीन भी सकते हैं। और राशियां बदली तो छिन जाएगा, हाँ, अच्छी राशि में आए तो फिर बन हाँ, जाएगा। हाँ। तो गुरु तो ये है ना कि वो चेंजेस इन द लाइफ, जो भी हमारी जो एक्चुअल लाइफ चल रही है उसमें जो भी इवेंट्स हैं जी। उनको देने में गुरु का हाथ रहता है। ओके, शादी करानी है तो शादी कराएं, राइट। गुरु सप्तम में आ जाएं तो शादी करा देंगे। अच्छा, दूसरे घर में आ जाएं, चौथे घर में आ जाएं, लगन में आ जाएं, दृष्टि आ जाए 7th हाउस पर, ओके। तो वो शादी करवा देंगे। तो इस तरह से गुरु का गोचर शादी कराने के लिए और चीज़ों के लिए भी, सर हम जॉब के गोचर लिए। पे इतना फोकस कर रहे हैं, क्या दशाएं भी मैटर करती हैं गोचर के दशाएं अलावा? मैटर करती हैं, लेकिन गोचर देखिए सर्वदा करेक्ट है। करेक्ट है। दशा में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे पास। जैसे तो दशा, पहली बात तो इतनी तरह की दशाएं होती हैं, 50 तरह की दशाएं हैं। अब उसमें से ये हमने विंशोत्तरी दशा ही क्यों ली, फिर उसमें सूर्य को ही हमने 6 साल क्यों दिए, सूर्य के बाद हमने चंद्रमा क्यों लगा दी दशा, क्यों आ गया। तो क्यों के सवाल के जवाब नहीं है हमारे पास। वहाँ पे अगर हमारा अनांश बदल गया, ग्रह स्पष्ट बदल गए, तो सारी एकदम दशाएं बदल जाती हैं। यहाँ पे गोचर में अनांश कुछ भी हो, आपका गोचर ऐसे ही ऐसे रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है। ओके, आप पूरा मैथ लगा के बोल रहे हैं। तो मैथ्स तो है ज्योतिष में, ज्योतिष तो दूसरा नाम मैथ्स का ही है। एस्ट्रोनॉमी इज मैथ्स। यस, ओके। तो गोचर को इसलिए आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और गोचर में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक और फैक्ट है जो हम वक्री ग्रहों से बहुत डरते हैं। हाँ जी। कि ग्रह वक्री हो गए, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या उसका असर आएगा। जी। तो वक्री ग्रह कुछ नहीं होते, वो पृथ्वी के पास आ जाते हैं। अच्छा, चाहे बुध हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, जब भी वो ग्रह पृथ्वी के पास आ जाएंगे तो वो वक्री हो जाएंगे। वक्री आते ही वक्री हो जाएंगे। हाँ, जैसे आने की प्रक्रिया होती है उनकी, पृथ्वी के पास आने लगते हैं तो वक्री होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी स्पीड वक्रता में सबसे ज़्यादा स्पीड जब होती है जब वो चंद्र पृथ्वी के बिल्कुल पास होते हैं। फिर वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं वक्री होना, फिर वो डायरेक्ट हो जाते हैं। तो वक्री होने से ग्रह की जो डिस्टेंस है उसका, नॉर्मली मान लीजिए सूर्य के दूसरी तरफ रहेगा ग्रह, या फिर सूर्य के पास, पृथ्वी के पास रहेगा, तो उसमें 4 से 8 गुने का डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है। ओके। तो ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार स्क्वायर रूट के हिसाब से डिस्टेंस का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव जो है 16 गुना हो जाता है। 16 गुना, 25 गुना, 30 गुना, 50 गुना, इतना हो जाता है। तो इतना प्रभाव का फर्क पड़ जाता है। तभी वो वक्री फॉर्म में थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, जो जैसे एग्रेसिव। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही होगा या खराब ही होगा। अगर वो शुभ है ग्रह हमारे लिए तो वो शुभता उसकी बढ़ जाएगी, अगर अशुभ है तो अशुभता बढ़ जाएगी। और सर ये शुभ और अशुभ ग्रह की डेफिनेशन किसने दी? शुभ और अशुभ की ग्रह की डेफिनेशन नहीं, मतलब वो हमारे लिए शुभ है मतलब कि हमारे लिए अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे लिए वो एंगल में, किस एंगल में बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, योग कारक है कि मारक है, क्या है, या वो मैंने ऐसा सुना है सर, जो बृहस्पति, बुध, सूर्य, चंद्रमा, आई डोंट नो कि बुध उसमें है, वो शुभ ग्रह में माने जाते हैं। राहु, केतु, शनि, वो उस तरह से शुभता के मतलब नहीं है। ये वाले मतलब नहीं ये है। मतलब नहीं है। हर किसी की कुंडली के लिए मतलब अपने शुभ और अशुभ ग्रह हों। शनि भी जैसे तुला लगन के लिए शनि शुभ माना गया है। अच्छा, तो वो लग्न पे डिपेंड करता है। लग्न पे डिपेंडेंट होगा। अच्छा सर, चंद्रमा क्या पैसे के लिए भी
जिम्मेदार होता है? क्या पैसे का कारक भी कभी बनता है किसी कुंडली किसी लग्न में? हाँ, डेफिनेटली अगर सेकंड हाउस से रिलेशन है चंद्रमा का तो पैसे का कारक बनेगा। ओके। पैसे का, धन का कारक यही होगा चंद्रमा ही होगा। हाँ, अगर प्रोफेशन का कारक भी बनेगा, अगर 10th हाउस में है तो वहाँ पर तो ये प्रोफेशन को देखेगा तो प्रोफेशन से धन भी आता है। तो धन का कारक कोई भी ग्रह किसी भी चीज़ का कारक हो सकता है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कंडीशन नहीं है कि ये ग्रह धन का कारक नहीं हो सकता या ये ही सिर्फ धन का कारक होगा। ओके। एक धन का कारक वैसे तो गुरु को माना गया है। गुरु को माना गया है धन का कारक, और शुक्र भी उसमें लग्जरी ऐड कर देते हैं। कारक है। तो लेकिन कारक कोई भी हो सकता है। पत्री में कारक धन का कारक कोई भी हो सकता है। जो भी सेकंड हाउस लॉर्ड होगा, धन स्थान का मालिक होगा, वो उसका धन का कारक होगा। अच्छा, तो अपनी कुंडली में अगर कोई पता करना चाहे तो वो सेकंड हाउस को देखे कि उसका लॉर्ड कौन है। हाँ, उस लग्न के लिए। ओके। और हर लग्न के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड चेंज हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली। ओके। और वहाँ जो राशि बैठी है उससे फर्क नहीं पड़ता है? राशि ही उसका, राशि का स्वामी ही जो है वो लॉर्ड हो जाएगा ना। ओके। सेकंड हाउस की राशि जो भी है वो उसका स्वामी जो होगा वो धनेश कहलाएगा। सर, एक लोगों को ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो उनके हाथ की बनी पत्री है वो अलग लग्न की आ रही है, और जब ऑनलाइन वो सेम टाइमिंग डालते हैं तो वो लग्न चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक केस मैंने सुना था कि उनकी कुंभ लग्न की कुंडली है और जैसे ही ऑनलाइन डालते हैं तो वो उनकी मीन लग्न की कुंडली हो जाती है। तो वो किस कुंडली को सही माने? देखिए, इसमें तो जैसे आप कैलकुलेटर की कैलकुलेशन को गलत नहीं मान सकती, इसी तरह से कंप्यूटर की कैलकुलेशन को गलत नहीं माना जा सकता। अच्छा। कंप्यूटर की कैलकुलेशन टेस्टेड है, वेल टेस्टेड है, वेल वेरीफाइड है, तो इसलिए उसको गलत नहीं मान सकते। और वो एक्यूरेसी सेकंड्स तक होती है। कई बार जो पत्रियां होती हैं वो कुछ सेकंड्स में ही इधर से उधर हो रही होती हैं, तो उसमें गणना में, हाथ से गणना करने में गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसमें हो सकता है कि वो कुंभ लगन आ गया हाथ से करने में। अच्छा। और वैसे जो है एक्यूरेटली मीन है, तो ऐसा हो सकता है। तो सर फिर पहचानेंगे कैसे? फिर बाकी उसके लिए कि ये कौन सी पत्री सही है, उसको हम फेशियल स्टडीज से भी जान सकते हैं, प्रेडिक्शन से भी जान सकते हैं कि उसमें कौन से ग्रह कहाँ पर आ रहे हैं। पत्री में क्योंकि घर चेंज हो जाएगा तो पत्री पूरी बदल जाएगी, तो उसका वर्किंग स्टाइल जो है पूरा बदल जाएगा। तो ऐसा तो हम लगन की सेटिंग के लिए भी करते हैं। लगन शुद्धि के लिए जो है हम यही प्रोसेस अपनाते हैं कि लगन शुद्धि करनी हो कि भाई लगन ए है या बी है, तो उसके लिए हम उसके पास्ट इवेंट्स को लेके टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो उससे बताते हैं कि पास्ट में उनकी लाइफ कैसी रही। और इसमें साढ़े साथी का जो है रोल बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि वो 2 मिनट में बता देता है। अच्छा। जैसे कि अगर इसी में मान लीजिए चंद्रमा 12वें घर में है, या फिर वो लगन में आ गया, तो लगन में आ गया तो 12वें के रिजल्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। 12वें में चंद्रमा है तो 12वें के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब हेल्थ खराब रहेगी। अच्छा। तो जब वो चंद्रमा के ऊपर से शनि क्रॉस करेगा तो हेल्थ खराब जाएगी। पैसे का नुकसान होगा, और भी मानसिक परेशानियां होंगी। तो जब वो लगन में अगर चंद्रमा होगा तो इतना नहीं होगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आराम से जान सकते हैं कि कौन सी कुंडली है, क्या है, कहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। तो उससे हम ये जान सकते हैं कि ये लगन ये होना चाहिए। और फिर लगन के अपने फीचर्स होते हैं कि कुंभ लगन है तो ये फीचर्स हैं, गुरु लगन है तो ये फीचर्स हैं। जैसे कुंभ लगन में लंबे होते हैं, पतले होते हैं, काले या गोरे, तो दोनों तरह के होते हैं। उसमें काले होते हैं तो बिल्कुल काले होते हैं, गोरे होते हैं तो बिल्कुल गोरे होते हैं, मतलब बीच के वीटिश नहीं होते हैं। वीटिश कम होते हैं, जबकि मीन में वीटिश ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा। वीटिश मिलेंगे या गोरे मिलेंगे, काले नहीं मिलेंगे। तो उसमें शरीर थोड़ा सा उतना लंबा नहीं होता, पतला नहीं होता। तो ये सब फीचर्स का डिफरेंस है, जो कि चेहरा जो है वो थोड़ा गोलाई में होता है मीन में, जबकि कुंभ में थोड़ा लंबा होता है। अच्छा। तो इस तरह से भी जान सकते हैं। फिर उनकी अपनी पर्सनैलिटी, और वो ये कुंभ लगन को पढ़ने की बड़ी आदत होती है। मीन लगन को पढ़ो और उतना पढ़ो जितना कि काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हैं जिनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कुंडली कौन सी सही है। मतलब ये तरीके हैं कि कंफ्यूजन, वेल एस्टेब्लिश्ड
मेथड्स हैं, जी जी। उनसे हम ये पत्री लगन की शुद्धि कर सकते हैं। सर कोई केस आपको याद आ रहा है जो कि आपकी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट केस रहा हो और आपने उसके बाद ये रियलाइज़ किया हो कि सॉफ्टवेयर ने बहुत मदद की? देखिए अब तो कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन तो अब हम हमारी आदत छूट गई है जब से हमने बनाया है सॉफ्टवेयर। अच्छा। तो कैलकुलेशन तो हम कंप्यूटर पे ही करते हैं, तो अच्छा। इसलिए ये कहना कि ये पता चला हो कि कैलकुलेशन कंप्यूटर ने बहुत मदद करी। कंप्यूटर तो हमेशा ही, जैसे कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, अब आपको अगर कोई बोल दे 526 गुणा 439 कर दो, मैं तो कभी तो नहीं कर आप पाऊंगी बिना बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर के आप करेंगे ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमें कोई कहते कंप्यूटर के कोई जन्मपत्री बनाओ, तो हम बिना कंप्यूटर के जन्मपत्री बनाएंगे ही नहीं। अच्छा। तो बनाएंगे ही जन्मपत्री कंप्यूटर से, तो उसको तो कंप्यूटर ने तो इसलिए सर्वदा हेल्प किया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ में बड़ा अच्छा हेल्प करता है, हम ट्रांजिट्स को देख सकते हैं। गोचर को हम जैसे दशाएं तो हम आपकी जन्मपत्री कंप्यूटर की हाथ की बनी हुई या कंप्यूटर की बनी हुई जन्मपत्री हो तो उसमें देख सकते हैं, लेकिन गोचर को देखना जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा। वो हमें एग्जैक्टली जो मालूम पड़ता है वो कंप्यूटर पे ही मालूम पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर पे हम ग्रह चलते हुए देख सकते हैं, चलते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पे अब चंद्रमा इधर आ गया, मंगल इधर आ गया, गुरु इधर आ गया, और हर रोज़ की स्थिति देख सकते हैं। तो उससे हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है कि ये शनि अब इधर आ गया, तो अब ये यहाँ कष्ट देने वाला समय आ गया, ये हो गया। तो उसकी जो एक्यूरेसी है, प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी में काफ़ी अंतर आ जाता है। शनि पर ही थोड़ा सा बात करते हैं। शनि अब कुंभ में चल रहे हैं अभी। हाँ, गोचर कर रहे हैं। और अभी 15 नवंबर को डायरेक्ट हुए हैं। हाँ जी। डायरेक्ट हुए हैं, तो इससे बड़ा असर पड़ा है, बहुत लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है। कैसा? जैसे कि क्योंकि ये जून से 30 जून से लेके 15 नवंबर तक ये वक्री थे, तो वक्री होने में जब ये अगस्त सितंबर में तेज वक्री थे, मतलब ज़्यादा मुँह स्ट्रॉन्ग थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने पर जो भी प्रभाव होता है नेगेटिव या पॉजिटिव वो ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। तो पॉजिटिव को तो कोई आदमी याद नहीं रखता, वो तो हुआ था, वो हमारे कर्मों से हो गया। तो इसलिए कोई बात नहीं। और जो जब नेगेटिव होता है तो वो कहता है ये ग्रहों की वजह से हुआ। तो बहुत सारे लोगों को कष्ट हुए, किसी का जैसे कि किसी की पोस्टिंग बाहर हो गई, किसी का घर में कोई झगड़ा हो गया, तो कोई किसी के बीमारी हो गई, तो इस तरह के जो कष्ट हैं वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा रहे। तो इस तरह से पता चलता है कि ये, और 15 नवंबर के बाद अब ये वक्री कब होंगे? अब ये वक्री अगले साल जुलाई में होंगे। जुलाई में किस राशि में? जुलाई में मीन में होंगे, जब मीन राशि में होंगे शनि, तब वक्री होंगे। फिर क्या कुछ उथल-पुथल मचाने वाले हैं? वो तो उनका स्वभाव है। स्वभाव है कि वो स्ट्रांग हो जाते हैं। वो क्या उथल-पुथल मचा रहे हैं, वो तो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब उसके बाद पत्री में जैसा हो, आपकी पत्री इस समय अच्छी है तो अच्छा फल देने लगेंगे, खराब है तो खराब देने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वक्री हैं तो हमेशा हर एक आदमी को नेगेटिव ही फल मिलेगा। चंद्रमा के मान लीजिए वो पास आ रहे थे और वो वक्री होके दूर जाने लग गए, तो उनका प्रभाव थोड़ा शांति मिल जाएगी उनको। और जो शनि से दूर जा रहे थे और जाते जाते वक्री हो गए, पास आने लग गए, तो फिर उनको कष्ट मिलने लगेगा। सर ऐसा कहा जाता है कि जो कुंडली है हमारी, जो मेन लग्न चार्ट होता है, वो हमारे पास्ट लाइफ से हम लेके आते हैं। जो भी प्रारब्ध होता है वही कुंडली दिखाती है। यही कारण है कि सबकी अलग अलग कुंडलियाँ, सबके अलग अलग कर्मों के हिसाब से फल है। तो क्या जो कुंडली के ग्रह होते हैं उनके फलादेश को हम साधनाओं से या रेमेडीज से बदल सकते हैं? रेमेडीज बनी इसीलिए हैं, और मंत्र में तो शक्ति मानी गई है, हमेशा मानी गई है। मंत्र सिद्धि से जो है ना, ये मंत्र सिद्धि का मतलब ये है कि अगर जब आप कोई किसी मंत्र का जाप 43 दिन तक करते हैं तो मंत्र आपको वो कहते हैं कि सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो आपकी जबान पे आ जाता है और फिर आपको अपने आप बिना बोले वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो मंत्र सिद्धि से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और कोई भी कार्य जो आपका कष्ट हो रहा है, कोई कष्ट आ रखा है मान लीजिए, उसके लिए दूर करने के लिए उस ग्रह का मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और दान है, ये भी लाभ देते हैं। और उसी प्रकार से दान के अलावा जल विसर्जन में हमारा बहुत, वो भी एक दान की तरह से ही माना जाता है जल विसर्जन को। तो जल में विसर्जन किया उसकी वस्तुओं का, वो भी है। फिर और देव दर्शन है, रुद्राक्ष धारण है,
या रत्न धारण है, तो ये सभी उपाय हैं जो कि उस ग्रह के उपाय किए जाते हैं। रत्नों से हम उसकी जो रश्मियाँ हैं, उस ग्रह की रश्मियों को अपने में अट्रैक्ट करके सोख कर उसमें अपने शरीर में अवतरित कराते हैं, तो उससे जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। उस ग्रह का जो प्रभाव जो हमारे लिए शुभ ग्रह हैं, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम रत्नों का धारण करते हैं। लेकिन ये रेमेडी हर किसी की कुंडली के हिसाब से अलग अलग होंगी। हाँ, डेफिनेटली ये कुछ कुंडली के हिसाब से होंगी, जनरल रेमेडी नहीं हो सकती। जनरल रेमेडीज भी कुछ होती हैं, जैसे आप कोई दान है तो आप जनरल रेमेडीज के रूप में भी कर सकते हैं। आप कुछ मंत्र हैं जो कि आप जनरल रेमेडीज के रूप में भी कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप है, जो शांति के लिए आप कर सकते हैं, मन की शांति के लिए, क्योंकि वो चंद्रमा का कारक है। और शिव जी के सिर के ऊपर रहता है, तो शिव जी का मंत्र जो है चंद्रमा को बहुत भाता है। तो शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं तो मन प्रसन्न रहता है। तो ऐसे जनरल रेमेडीज़ भी रहती हैं और एक स्पेशल रेमेडीज़ भी रहती हैं जो कि हम, अब रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष में जो है एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए होता है। अच्छा, ये अलग अलग भी ये अलग अलग रुद्राक्ष जो है अलग अलग ग्रहों के लिए रहते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, दो मुखी चंद्रमा के लिए, तीन मुखी मंगल के लिए, चार मुखी बुध के लिए, पाँच मुखी गुरु के लिए, छः मुखी जो है शुक्र के लिए, सात मुखी शनि के लिए, आठ मुखी राहु के लिए, नौ मुखी केतु के लिए, 10 मुखी जो है फिर वो गुरु के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। 10th हाउस है जैसे 10th हाउस के फल देता है। और 11 मुखी लाभ के लिए, 12 मुखी विदेश जाने के लिए। अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पे? नहीं, ये फिक्स है। ये फिक्स है? ये फिक्स है। जैसे मुझे अगर विदेश जाना है, हाँ, तो मैं 12 मुखी पहनेंगे। पहन लूं? पहन लीजिए। नो मैटर मेरे शनि कहीं बैठे हो। शनि कहीं बैठे हो, 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है आपको, अगर आपने कोई लोन ले लिया है, लोन नहीं चुक रहा है, तो भी 12 मुखी पहनना होगा। और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी 12 मुखी पहनना होगा। ये फिक्स है। 13 मुखी जैसे नज़र दोष के लिए है। अच्छा। तो आपको नज़र लग जाती है बार बार, तो 13 मुखी पहनिए। या आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, वशीकरण के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष है। 14 मुखी शनि के लिए माना गया है। अच्छा। 14 मुखी जो है, 7 मुखी तो शनि के लिए होता ही है, 7 दूनी 14 मुखी उसका भी और ज़्यादा डबल इफेक्ट रखता है। फिर 15 मुखी फिर बिजनेस के लिए है। 16 मुखी 8 का दुगना 16 होता है। उसको याद करने का तरीका भी साथ में बता रहा हूँ मैं। 8 दूनी 16, तो 8 जो है वो वैसे ही भूत प्रेतों से दूर, राहु का है, तो भूत प्रेतों से दूर करने के लिए, उनकी व्याधियाँ को दूर करने के लिए 16 मुखी पहना जाता है। 17, 18, 19, 20, 21 ये जो है ये फिर स्पेशल रुद्राक्ष है। हाँ, और 21 मुखी भी शनि के लिए, 7 21। तो सर अगर किसी की कुंडली में ये ग्रह, जिन जिन ग्रहों के ये रुद्राक्ष हैं, जैसे एक मुखी सूर्य के लिए है, तो सूर्य ऑलरेडी प्रबल है और उसने पहन लिया, तो क्या फिर उसका जो रुद्राक्ष है वो नॉर्मली किसी तरह से नेगेटिव नहीं करते हैं। नहीं करते। हाँ, वो कोई प्रबल है तो भी पहन लिया तो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे ही। अदरवाइज ऐसे जो भी खराब ग्रह होते हैं उनके लिए ये हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। जैसे कोई जो 6ठे 8वें घर में रत्न ग्रह आ गए, तो उनके लिए अब हम क्या करें, क्या उपाय करें, क्योंकि रत्न पहना नहीं सकते। 6ठे 8वें 12वें घर में अगर ग्रह हैं तो उनको हम रत्न पहना नहीं सकते। अच्छा। तो क्योंकि उससे वो प्रबल हो जाएंगे, तो फिर वो जो है नुकसान करने लगेंगे। तो हम ऐसे केस में रुद्राक्ष पहना देते हैं। तो रुद्राक्ष और जेम्स का जो है कॉम्बिनेशन है पूरा। तो रुद्राक्ष पहना दो या जेम्स पहना दो, या जेम्स नहीं पहना सकते वहाँ पे रुद्राक्ष पहना दीजिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुंडली का 6ठा 8वां और 12वां भाव जो होता है, उसमें जो भी ग्रह बैठा है उसकी रेमेडी में आपको नग्न नहीं, ये रत्न नहीं पहनना है, रुद्राक्ष काम कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ओके ओके ओके। तो ये क्या खराब हाउसेस माने जाते हैं? हाँ, ये खराब हाउसेस माने जाते हैं, त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव खराब भाव माने जाते हैं। आखिरी सवाल आपने सर, हम थोड़ी देर पहले बृहस्पति की बात कर रहे थे, आपने कहा था धन के कारक बृहस्पति हैं, अबंडेंस के कारक माने जाते हैं। हाँ। तो कोई रेमेडी मैं बृहस्पति के लिए भी चाहूँगी आपसे।
कि अगर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हों या मेहनत बहुत कर रहे हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, धन का अभाव है, उनके लिए क्या बृहस्पति हेल्प कर सकते हैं? बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है ना, जो गुरु के लिए है, वो है एकादशी व्रत। अच्छा। एकादशी का जो व्रत है वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो भगवान विष्णु जी के लिए किया जाता है, और ये सबसे गुरु के लिए है एक तरह से, तो ये सबसे बढ़िया व्रत है। तो एकादशी व्रत में वैसे तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कहा जाता है कि बिल्कुल ही निराहार रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहा जाता है तो फल खाकर काम चलाना चाहिए। एक हो सके तो एक बार, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 2 बार। अच्छा। मतलब ये नहीं कि फल भी खाते ही रहें सुबह से शाम तक। तो ये जीवन भर करना है? तो जितनी, हाँ, जितना कष्ट है जितने देर तक तो उतनी देर तो करें। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जाप जो है बहुत ही बढ़िया जाप है, हो सके तो डेली करें, 1 माला जाप डेली करें। ये 5 मुखी रुद्राक्ष माला पे किया जा सकता है। अच्छा। 5 मुखी जो माला होती है, नॉर्मल माला होती है रुद्राक्ष की, और ये गुरु की माला मानी जाती है। और विष्णु जी पे केले चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जाके विष्णु जी पे केले का प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। पीला भोजन करें बृहस्पतिवार के दिन। तो ये जो है बृहस्पति के उपाय है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शादी नहीं, शुभ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो हम पुखराज भी धारण कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन पुखराज जब नहीं काम कर रहा है तो उस समय उस शुभ कैसे किया जाए, उसके लिए ये उपाय है। और अगर सर शादी में विघ्न आ रहा है? शादी में विघ्न आ रहा है तो उसमें तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह है, उसका कारक कौन सा ग्रह है कि जो शादी में विघ्न डाल रहा है। ये विघ्न किसी भी ग्रह के कारण आ सकता है। अच्छा। मंगल के वजह से भी तो आता ही आता है। हाँ, मांगलिक बोलते हैं कि मांगलिक हो गए। मांगलिक जरूरी नहीं कि वहीं पे मंगल हो, कहीं और भी मंगल हो, 9th हाउस में मंगल हो, पंचम भाव में मंगल हो, 10th भाव में मंगल हो, तो विघ्न डालता है। लेट शादी कराता है। अच्छा। सप्तम में मंगल है तो होता ही है। तो इस तरह से मंगल भी और जगह पे भी, जरूरी नहीं कि वो 4th में या पहले घर में या 12वें घर में बैठा हो तभी वो करेगा। तो इस प्रकार से फिर शनि भी हो सकता है कारक। जैसे अभी बताया था, एग्जाम्पल लिया था हमने, 7वें घर में शनि बैठा है उच्च का, तो शादी ही नहीं होने दे रहा। उसमें और कोई ग्रह नहीं है बाधक, तो उसमें हमें शनि के उपाय करने पड़ेंगे। शनि के या सप्तमेश के, तो दोनों के उपाय कर सकते हैं। शनि के उपाय करने के लिए शनि के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या शनिवार को तेल का दान करना चाहिए। ऐसे में तो ये हम उपाय करते हैं। तो ग्रह सप्तम भाव से रिलेटेड देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह है। गुरु भी कारक हो सकता है प्रॉब्लम का, शुक्र भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड करेगा। हमें ये मार्क करना पड़ेगा सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, या शादी की जो डिले हो रही है वो किस ग्रह के कारण हो रही है। सप्तम में नहीं होता मंगल, जब जरूरी नहीं सप्तम में हो तो वो सप्तम भाव को डिले कर रहा है, मैरिज डिले कर रहा है। मंगल मान लीजिए 9th हाउस में बैठा है तो वो भी शादी बहुत डिले कराता है। अच्छा। गुरु 9th हाउस में बैठा है, अगर उच्च का बैठ जाए तो शादी होने ही नहीं देता। अच्छा। गुरु उच्च का जो है कहने को शादी का कारक माना गया है, लेकिन 9th हाउस में सबसे ज्यादा डिले कराता है। अच्छा। राहु बल की शादी के मामले में सबसे अच्छा ग्रह है, सबसे ज्यादा शादी कराता है तो राहु कराता है। बोलते भी ना राहु ब्याहु। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसका एक्चुअली तो प्रभाव जो है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए ना, तो राहु की दशा में क्यों शादियां होती हैं? हाँ। क्योंकि राहु से पहले 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो 6 साल, 7 साल, 10 साल के हैं, चंद्रमा, सूर्य और मंगल। और इसमें शुक्र के अंत में भी मान लो किसी का पैदा होता है कोई, तो 23 साल के ये 3 नक्षत्र होते हैं तीनों और शुक्र में फिर कुछ पैदा होंगे सारे। सबका जो शादी होती है ना, वो नॉर्मली 25, 26, 27 या 30 साल की एज में एवरेज माने तो शादी होती है। तो सब तीनों नक्षत्रों में जो पैदा होंगे उनकी शादी का योग राहु की दशा में ही पड़ेगा। कैलकुलेशन इस तरह से बैठ गई कि जो है वो राहु की दशा जो है शादी कराने योग्य होगी। इसके पीछे भी मैथ है। इसी प्रकार से सूर्य की दशा में भी सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। दूसरा जो नक्षत्र है वो सूर्य है, उसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि सूर्य से पहले केतु है और राहु शुक्र है, शुक्र से पहले केतु है
तो केतु में जितने भी पैदा होंगे उनकी सबकी शादी जो है सूर्य के नक्षत्र में ही होगी। और उसके बाद जो शुक्र में भी पैदा हुए या बुध में पैदा हुए, उनकी भी शादी जो है सूर्य की दशा में ही होगी। तो इस तरह से कैलकुलेशन बैठ जाती है कि वो अपने आप ही फिट हो जाता है फार्मूला। शादी पे एक अलग एपिसोड करेंगे सर आपके साथ, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा गाइडेंस चाहते हैं वो आपसे। आज के एपिसोड में इतना ही, और आखिर में यही कहूँगी कि मेरे लिए बड़ा ये नया विषय था जानना कि चंद्रमा और शनि ये 2 ग्रह मेन प्लैनेट होते हैं। अगर आप सबसे पहले किसी कुंडली देखें और चंद्रमा मनी से भी जुड़ा है, शनि भर भर के देता है, ये तो मतलब बहुत नई बात आज पता चली है मुझे। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। नमस्कार। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।